Hello friends, this is Vikas Trivedi and welcome to my YouTube channel Vikas Trivedi GS Faculty. 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जनवरी 2020 की बात हो रही है और लास्ट वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे, उस पर डिस्कशन हुआ था। आज नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं और अगर सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं आप तो लिंक आपके सामने है। तो दोस्तों बिना समय गवाए फिर से हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन जो हमें मिलता है वो एक देखने में बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और देखते हैं भाई ये क्या क्वेश्चन है। ऑस्विट्ज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन, एक जगह का इसमें नाम पूछा गया है और ये जगह कहाँ है ये आपको बताना है। तो आंसर मैं सिंपली आपको दे दे रहा हूं, ये जगह पोलैंड में। लेकिन इसके पीछे की अगर हम डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो ये डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है। देखिए वर्ल्ड वॉर सेकंड सारे लोग जानते हैं और वर्ल्ड वॉर सेकंड होने में हिटलर की जो एम्बिशन थी वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बनती है। और हिटलर के द्वारा आपको पता है एक बहुत ही भयानक घटनाएं घटी थी जिसको होलोकॉस्ट कहा गया था, जिसमें एक गैस चैम्बर बनाया जाता था और इस गैस चैम्बर में जूस पीपल को डाल दिया जाता था और कई मिलियन जूस पीपल को इस तरह से गैस चैम्बर में डाल के हत्या की गई थी क्योंकि ही हेटेड टू जूस। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब जर्मनी हारा था तो हिटलर ने कहा था कि हारने का कारण जो है वो जूस पीपल है, ये भी उसने कारण बताया था। तो बहुत ज्यादा नफरत करता था और इसी वजह से जब वो फ्यूरर बना तो फ्यूरर बनने के बाद उसने जूस पीपल को मारना शुरू किया। अभी क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपको पता है जब पोलैंड पर आक्रमण हिटलर करता है और वहीं से वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होता है और ये जो जगह थी ये होलोकास्ट का एक बहुत ही प्राइम लोकेशन था। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिटलर और जर्मनी, हिटलर की जब डेथ हो जाती है और जर्मनी हार जाता है तो उसके बाद ये ऑस्विट्ज जो जगह है ये इसको लिबरेट कर दिया जाता है, इसको आजाद कर दिया जाता है। तो फिलहाल ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि 27 जनवरी की अगर हम बात करें तो 27 जनवरी को इसकी लिबरेशन एनिवर्सरी मनाई गई थी। दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी भी जगह से रिलेटेड कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये जगह कहाँ है और ये चर्चा में क्यों थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ये देखिए पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और पॉलिटी बहुत ही बढ़िया विषय है सिविल सर्विसेज में पढ़ने के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और खासकर पूरी राजनीति यहीं से जुड़ी हुई है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए पूछना। खैर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और एंग्लो इंडियन से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट पता करने हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारे सामने आता है वो स्टेटमेंट ये आता है कि द टर्म एंग्लो इंडियन was first appeared in Indian Independence Act 1947। दूसरा स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन इंडिया। और तीसरा स्टेटमेंट जो हमारे पास आता है, पार्लियामेंट पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल 126th अमेंडमेंट बिल डूइंग अवे द प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन टू लोकसभा। अब ये तीनों स्टेटमेंट मैं पहले डिस्क्राइब करूंगा और डिस्क्राइब करने के बाद फिर आपको सही आंसर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला जो आपके सामने स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। अब गलत क्यों है इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं कि अगर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में एंग्लो इंडियन का टर्म नहीं है तो फिर ये कहाँ दिया गया था। तो सबसे पहले आप जान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये टर्म दिया गया था। और एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है कि जिसके फादर दूसरे देश के हों बट फाइनली वो इंडिया में आके सेटल डाउन हो गए हों, तो उनसे और भारतीय से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट जहां जहां है वो वाला जो है क्या कहते हैं ऑप्शन गलत हो गया आपका। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं बी और डी, देखते हैं इसमें क्या सत्य है। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, जी नहीं,
2017 और 18 का डेटा अगर हम उठा के देखें तो केरला के पास हाईएस्ट नंबर एंग्लो इंडियन के हैं, तो इसलिए आपका दूसरा भी गलत हो गया। अब जहां पर दूसरा दूसरा है उसको भी हम गलत कर दे रहे हैं, बचा कौन आपके पास तीसरा, और नन का ऑप्शन दिया नहीं गया, तो आप बिल्कुल टिक कर सकते हैं कि तीसरा यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और वास्तव में 126वां अमेंडमेंट बिल के रूप में ये प्रोविजन आया था कि एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन है वो लोकसभा से खत्म किया जाए। आपको पता है 2 एंग्लो इंडियन जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये प्रोविजन अब खत्म हो गया और इसके लिए 104th अमेंडमेंट एक्ट ये पास कर दिया गया है। तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ गवर्नमेंट स्कीम। ओके, चलिए चलते हैं। ये भी आपको स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट आर सपोज टू एड्रेस the issues related to agriculture. The second one is Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan aims to ensure remunerative prices to the farmers for their produce. And the third one is the Maharashtra is running the Jal Yukta Shivar mission to make it a drought-free state. देखिए जो कुछ भी है यहाँ पर एक मेन चीज हमें दिखाई पड़ती है कि इसमें स्टेट के बारे में पूछा गया है। अब स्टेट के बारे में इसमें क्या पूछा गया है कि स्टेट की क्या पावर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी स्कीम लॉन्च करने की या इससे रिलेटेड कोई भी मैंडेट बनाने की। तो अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ 3 तरीके की लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और सेंटर लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट में पूरी तरह से स्टेट को ये छूट दी गई है या पावर दी गई है कि वो एग्रीकल्चर के संदर्भ में कोई भी योजना बना सकती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है दोस्तों इसमें दिया गया है वो 100% आपका करेक्ट है। अब दूसरा देखते हैं, पीएम आशा के बारे में कहा गया। पीएम आशा जनरली ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत जो प्राइजेस हैं, जो किसान ने जो भी पैदावार की है उसका सही प्राइस देने के लिए स्कीम बनाई गई पीएम आशा। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। और रिसेंटली महाराष्ट्र ने जो है जल युक्त शिविर मिशन जो है बनाया था, ये निकाला था, तो इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही बनता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही है, यानी इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो ये सेक्शन 144 से रिलेटेड है। सेक्शन 144 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा में रहा है। जनरल सेक्शन 144 क्या कहता है कि 4 से ज्यादा लोग यदि किसी आप कह सकते हो अकेले स्थान पर, सुनसान स्थान पर जो सशस्त्र है वो इस तरह के लोग नहीं बैठ सकते हैं। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज है उनको, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो एक्टिविटीज खतरा बन सकती हैं, और खतरा तभी बनता है जब लोग मंत्रणा करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। और षड्यंत्र अकेला आदमी नहीं करता है, कई सारे लोग मिलकर षड्यंत्र करते हैं। तो किसी षड्यंत्र की गुंजाइश को खत्म करने के लिए सेक्शन 144 लगाया जाता है। तो अब इसी से रिलेटेड आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं। It gives power to district magistrate on behalf of the state government to issue an order to an individual or the general public in a particular place or area to abstain from a certain act. दूसरा, mere apprehension of danger is sufficient to curb citizens' right by invoking section 144 CRPC. और थर्ड दिया गया है सेक्शन 144 also empowers the authorities to block the internet access. देखिए बहुत ही, अगर आपको सेक्शन 144 के बारे में नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेडेक हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही क्लोज आप देख सकते हो स्टेटमेंट दिए गए हैं। और अगर क्लोज स्टेटमेंट दिए गए और कहीं भी चूक हो गई तो पूरा प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। पहली बात तो जो पहला हमारा ऑप्शन आ रहा है, जो पहला स्टेटमेंट आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, तो बिल्कुल दी गई है भाई। और किसी भी स्थान पर अगर कोई भी जो है ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा कार्य जिसके द्वारा समाज में जो है शांति जो व्यवस्था है वो शांति व्यवस्था खत्म होने की अगर बात आती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को भी ये पावर मिली है कि वो 144 इम्पोज कर सकता है। और 144 इम्पोज करने का जो सबसे बड़ा बेस है वो ये है कि एक साधारण बातों पे नहीं होता है ये कि भाई जो है हल्का सा कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो 144
लागू कर दिया गया। एक गंभीर अगर समस्या, गंभीर अगर जो है स्थिति बनती है तो 144 लागू किया जाता है। तो ये जो सेकंड वाला दिया क्या, मियर अप्रीहेंशन, यानी छोटी छोटी वारदात के कारण, तो ये बिल्कुल गलत है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया। तो सेकंड जहां जहां है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी ए और सी गलत हो गए। और लास्ट जो दिया गया है सेक्शन 144 ऑल्सो एम्पावर द अथॉरिटी टू ब्लॉक द इंटरनेट एक्सेस, बिल्कुल ये सही है। क्योंकि भाई आप व्हाट्सएप पर आपने जो है मंत्रणा कर ली और मंत्रणा करने के बाद आपने जो शांति व्यवस्था है उसको भंग कर दिया। तो इसलिए 144 एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम के द्वारा लागू किया जा सकता है और दूसरा इंटरनेट एक्सेस को भी बंद किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका बी सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप जो है दिमाग में रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 144 चर्चा में बहुत सारा रहा है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आ गया। स्पीकर के बारे में पूछा जा रहा है और स्पीकर कितना अहम होता है पार्लियामेंट के लिए ये आपको पता है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, द स्पीकर ऑफ लोकसभा लीव द ऑफिस जस्ट आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। देखिए भाई सारे लोग ये जानते हैं कि असेंबली जो है भले डिसॉल्व हो जाए, लोकसभा जो है भंग हो जाए, लेकिन जब तक नया स्पीकर नहीं आता तब तक जो है करंट स्पीकर है वो अपनी पदवी नहीं छोड़ता, अपनी पोस्ट नहीं छोड़ता है। और ऐसे समय वो प्रोटेम स्पीकर का दायित्व निर्वाह करता है, प्रोटेम स्पीकर का। ठीक है, अब एक यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स एक आप आंसर मुझे बताइए कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसके फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे। आई होप आप इस चीज का जो है जवाब देंगे मुझे, मैं इंतजार करूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ये चीज चाहिए। एनीवे बढ़ते हैं आगे की तरफ कि भाई दूसरा क्या है। तो पहला तो देखिए गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो पहला जहां पे है उसको हम कट कर दे रहे हैं। बचा भाई एक ऑप्शन, हालांकि ये ऑप्शन सही होगा लेकिन फिर भी क्योंकि एनालिटिकल चर्चा हो रही है इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी वर्क डायरेक्टली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्पीकर। जी हाँ बिल्कुल ये करती है। बहुत सारी ऐसी कमेटीज होती है जैसे बिजनेस, जहां यहाँ पर आप देख रहे हो 2 कमेटीज के जो है नाम आपको दिए गए हैं। इसके अलावा भी कई सारी कमेटीज ऐसी होती हैं जिसके द्वारा जिसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है, जैसे जनरल पर्पस कमेटी हो गई या रूल्स कमेटी हो गई। तो रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इन सारी कमेटीज को स्पीकर ही चेयर करता है। तो दूसरा बिल्कुल सही है आपका। तीसरा, इन केस ऑफ स्पीकर डिसाइड सम बिल्स एज मनी बिल, बिल्कुल बिल्कुल ये पावर दी गई है। स्पीकर डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है या ये बिल जो है साधारण बिल है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी ऑप्शन सही हुआ, यानी सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। देखिए स्पीकर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और यह भी आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि भाई ये इस समय स्पीकर हैं कौन। एनीवे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही दायरे से नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ बहुत सारे दायरे से पूछे जा रहे हैं। आपने अभी तक देखा कि जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपके पॉलिटी से भी रिलेटेड हो गए, वो आपके जो है क्या कहते हैं स्कीम से भी रिलेटेड हो गए। खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 16वां क्वेश्चन हमारे सामने है और 16वां क्वेश्चन देखिए डिफेंस से आ गया, बिल्कुल डिफरेंट पार्ट आ गया। और ये जो डिफरेंट पार्ट दिया गया ये पिनाक मिसाइल से रिलेटेड दिया गया। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पिनाक फुल्ली इंडिजीनियस है, फुल्ली इंडिजीनियस। फुल्ली इंडिजीनियस यानी इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, ये भारत के द्वारा ही बनाई गई है, इसमें किसी और देश से सहायता नहीं ली गई है। और अब देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला, पिनाक MK सेकंड rocket is modified as a missile by integrating the navigation, control and guidance system to improve the end accuracy. दूसरा जो दिया गया है स्टेटमेंट, the missile system is capable of striking into enemy territory up to a range of 75 km with high precision. और तीसरा जो दिया गया, it is developed by DRDO with assistance of Russia. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे सामने आई है। पहला जो इसमें सिस्टम दिया गया है, पहला जो आप कह सकते हो कि आंसर इसमें जो दिया गया है, सॉरी स्टेटमेंट दिया गया है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसको मॉडिफाइड किया गया था, ये आप जान लीजिए। और जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास, द मिसाइल इज कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग इनटू एनिमी टेरिटरी अप टू रेंज ऑफ 75 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही कहा गया है, ये बिल्कुल सही है।
तीसरा स्टेटमेंट तब तक सही है जब तक डीआरडीओ तक हम पढ़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये इंडिजीनियस है, भारत के द्वारा बिल्ड की गई, इसमें किसी भी देश की सहायता हमने नहीं ली। तो ये ऑप्शन तब तक सही रहेगा जब तक हम इतना पढ़ेंगे कि इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। लेकिन जैसे इसमें आ जाता है विद असिस्टेंस फ्रॉम रशिया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो इसमें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है आपका बी, पहला और दूसरा। लेकिन तीसरा कहाँ तक सही हो सकता है? जहां तक डीआरडीओ है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत और रशिया के द्वारा कौन सी मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया है, और हिंट के लिए मैं आपको बता दूं वो सुपरसोनिक मिसाइल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, और नया क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2020 रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वुमेन बिजनेस और लॉ ये एक तरह का इंडेक्स है, ये एक तरह की रिपोर्ट है जो ऐसे सारे लॉज के बारे में बताती है जो वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उनको कहीं ना कहीं चेक करता है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपकी निकाली जाती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। सीधी सिंपली अगर हम बात करें इसकी, लास्ट वीडियो मैं जो है लिंक डाल दूंगा लास्ट वीडियो का, जिसमें मैंने वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2020 रिपोर्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया। आप वहां जाके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से पार्टिसिपेशन की बात करें हम, तो ये चीज दी गई है। वीमेन के एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये रिपोर्ट निकाली जाती है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा निकाली जाती है। तो इसका आंसर सिंपली सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक गवर्नेंस इंडेक्स से रिलेटेड है। अब भाई ये गवर्नेंस इंडेक्स है क्या? ये जो चीज है इसमें आपको दिखाया गया है कि 3 स्टेटमेंट दे दिए गए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। द इंडेक्स रैंक्स स्टेट इन द सेक्टर लाइक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक गवर्नेंस, एनवायरमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। और तीसरा जो दिया गया है, तमिलनाडु हैज टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से इंडेक्स सही है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स आपका नीति आयोग के द्वारा नहीं निकाला जाता है। अब तो फिर ये किसके द्वारा निकाला जाता है आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडेक्स निकाला जाता है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, इसके द्वारा निकाला जाता है। तो पहला ऑप्शन, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो आपका ऐसे गलत हो गया। और अगर हम बात करें तो ये इंडेक्स कितने सिटीज के बीच में निकाला जाता है, अगर हम बात कर रहे हैं ये 18 बड़े सिटीज के बीच में ये इंडेक्स निकाला गया था। और ये बात सही है कि इसमें तमिलनाडु टॉप पर आया था। लगभग 6 ऐसे स्पेशल सेक्टर्स थे जिनके आधार पर तमिलनाडु को नंबर 1 की रैंकिंग दी गई है। जनरली अगर हम बात करें तो इसमें जो पैरामीटर्स रखे जाते हैं वो पैरामीटर्स आपके गवर्नेंस से है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं, जुडिशियरी से रिलेटेड होते हैं। लगभग 50 टाइप के इंडिकेटर होते हैं जिनके आधार पर ये सारी चीजें निकाली जाती है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाली जाती है। तो इसमें आप ये देख रहे हो कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया है, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और तीसरा, जैसा मैंने डिस्क्राइब किया ही था कि तमिलनाडु को कई सारे सेक्टर्स जैसे HRD हो गया, इकोनॉमिक गवर्नेंस हो गया, एनवायरमेंट हो गया, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो गई, इन सारे आधार पर तमिलनाडु को नंबर 1 की पोजीशन दी गई है। तो तीसरा भी ऑप्शन आपका सही होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आपको आंसर मिल रहा है वो आंसर मिल रहा है दूसरा और तीसरा, यानी डी ऑप्शन पे आप टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो हम भी टिक लगाकर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या है इसका। और ये आ गया है आपका एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी विदेशी गवर्नमेंट ये जच्चा बच्चा वाले जो कार्यक्रम होते हैं इस पर कितने सारी स्कीम्स निकालती है। हमारे यहाँ भी कई सारी स्कीम्स निकाली गई है, जननी सुरक्षा योजना निकाली गई है, ठीक है, मातृत्व सहयोग योजना निकाली गई है, बहुत सारी योजनाएं निकाली गई हैं। लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी भी हमारे यहाँ अभी भी जारी है।
तो इसी से रिलेटेड आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट इसमें सही है। एनीवे इसमें देखते हैं कि क्या सारी चीजें सही हो सकती है। पहला जो दिया गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। क्या ये सही है? थोड़ा सा आप सोचिए कि ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकाला जाता है, क्या ये 5 वर्ष की आयु तक निकाला जाता है? मुझे तो नहीं लगता ये 5 वर्ष की आयु तक निकाला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये 5 वर्ष की आयु तक नहीं, ये 1 साल पूरे होने तक निकाला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये पहला जो आपका ऑप्शन है, ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरे आगे हम बढ़ेंगे, दूसरे स्टेटमेंट की तरफ जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी इन द कंट्री करेंटली स्टैंड एट 33 पर 1000 लाइव बर्थ। ये तो डेटा है, ये तो देखना पड़ेगा, मैं बताऊंगा अभी आपको इसको। बिटवीन 2014 एंड 17 द IMR इन द कंट्री हैज डिक्लाइन बाय मोर देन 10%। देखिए, पूरे डेटा बेस्ड क्वेश्चन दे दिया गया है भैया, अब ये थोड़ा सा आपके लिए टफ बन जाएगा। दूसरा अगर हम स्टेटमेंट देखें तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरह के अगर कोई डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो डेटा तो दोस्तों याद करना पड़ेगा आपको। जो भी रिसेंट डेटा दिए गए हैं, या तो चाहे वो मोर्टेलिटी रेट के हों, चाहे वो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट के हों, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हों, या किसी भी रेट के हों, तो जो डेटा दिया गया है वो तो आपको रखना पड़ेगा। तो दूसरा जो ऑप्शन आपका दे रहा है कि 33 पर 1000 लाइव बर्थ, ये बिल्कुल सही है। और ये जो तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया 2014 से लेकर 2017 तक की, इसमें जो बात कही गई है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो 10% से डिक्लाइन हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि लगभग ये जो है पहले 57% हुआ करता था, घटकर ये लगभग 42% पे आ गया है। तो मोर देन 10% से भी जो है जो IMR है वो घट चुका है। तो इस हिसाब से हम ये देखते हैं 19वें क्वेश्चन का जो सही आंसर लगाएंगे आप, वो डी ऑप्शन लगाएंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, द रिपोर्ट टाइम टू केयर अनपेड एंड अंडरपेड केयर वर्क एंड द ग्लोबल इनइक्वालिटी क्राइसिस इज रिलीज्ड बाय। देखिए, टाइम टू केयर जो रिपोर्ट है, ये पहली बात तो ये रिपोर्ट जो निकाली जाती है ऑक्सफेम इंटरनेशनल के द्वारा निकाली जाती है। और ऑक्सफेम इंटरनेशनल जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको भी निकालता है। इस पर भी मैंने सेम वीडियो बनाया है जिसमें वीमेन लॉ रिपोर्ट जिसमें दी गई है, उसी में इसके बारे में भी चर्चा की गई है। तो लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सीधी सी बात, इसमें जो इनइक्वालिटी है इनकम में, कि गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, इसके बीच जो गैप है ये टाइम टू केयर में दर्शाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर से इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।